नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं डिफेंस मास्टर पर और एक नया आपके लिए सेशन लेकर आया हूं। और आज के इस सेशन में हम डे 34 का डिस्कशन यहां पर करेंगे फॉर योर अपकमिंग एनडीए एंड सीडीएस एग्जामिनेशन। तो इसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, जो जिसके एग्जामिनेशन में आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा है। तो इससे पहले मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर एक प्लेलिस्ट बनाई है, रिवीजन सीरीज फॉर सीडीएस एंड एनडीए एग्जामिनेशन। तो उसमें मैंने करीब 50 प्लस वीडियोस यहाँ पर अपलोड किए हैं। अगर आप उन वीडियोस को देखेंगे तो आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करेंगे अपने अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए। तो आज के इस सेशन में टोटल 10 क्वेश्चंस हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा जो कि आपके एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती है। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। ठीक है, तो एक स्कीम के बारे में बात हो रही है जिसका नाम है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। उससे रिलेटेड दो स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपको यह बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट यहां पर आपसे पूछा जा रहा है। पहली बात कि द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज द नोडल मिनिस्ट्री फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम। द स्कीम एम्स टू प्रोवाइड एन एडिशनल 5 kg ग्रेन्स टू ऑल द बेनिफिशरीज कवर्ड अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट है जो कि यहां पर सही नहीं है। ठीक है, तो अब यहां पर क्या है कि अभी अभी क्या हुआ है कि आप यहां पर ये कह सकते हैं कि कोविड 19 के दौरान, है ना, जब कोविड 19 यहां पर स्टार्ट हुआ था तो सरकार ने जो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो है वो यहां पर स्टार्ट किया था, ताकि जो गरीब लोग हैं उनको यहां पर क्या है कि आप ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा फूड आइटम्स वगैरह जो हैं वो यहां पर प्रोवाइड किए जा सके ताकि उनका जीवन यापन सही तरीके से हो सके। और इसके लिए जो नोडल मिनिस्ट्री है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नोडल मिनिस्ट्री जो यहां पर आपको देखने को मिलेगी ये है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, तो पहला वाला जो स्टेटमेंट है ये आपका बिल्कुल सही है। अब यहां पर अगर हम बात करेंगे तो स्टार्टिंग में जब ये स्कीम यहां पर लॉन्च करी गई थी तो अप्रैल से लेकर, ठीक है, अप्रैल मई जून 2020 इन 3 महीनों के लिए जो है वो इसको यहां पर लॉन्च किया गया था। और करीब आप ये कह सकते हैं कि इससे 80 करोड़ जो यहां पर राशन कार्ड होल्डर्स थे, ठीक है, उसको उनको यहां पर जो है आप ये कह सकते हैं कि उनको यहां पर ये मदद मिलने वाली थी इससे, है ना। मतलब आप ये कह सकते हैं कि अप्रैल से लेकर जून 2020 तक करीब 80 करोड़ जो राशन कार्ड होल्डर हैं, ठीक है, उनको यहां पर इससे मदद मिलती। और लेकिन बाद में इसको ना एक्सटेंड कर दिया गया था नवंबर तक। ठीक है, तो नवंबर 2020 तक इसको यहां पर एक्सटेंड जो है वो यहां पर कर दिया गया था। ठीक है, अब उसके बाद यहां पर क्या है कि अगर हम बात करेंगे अप्रैल 2021 में, ठीक है, अप्रैल 2021 में इसको यहां पर डिसाइड किया गया कि हम जो है ये इस पर्टिकुलर स्कीम को जो है वो रीस्टार्ट यहां पर करेंगे। तो ये 2020 में जो है वो चली थी स्कीम, लेकिन 2021 के अप्रैल में इसको जो है वो यहां पर दोबारा जो है रीस्टार्ट किया गया। और इसमें यहां पर बोला गया कि जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है 2013 का, उसके तहत जो यहां पर पर्सन कवर है उनको एडिशनल 5 kg ग्रेन्स जो है वो दिया जाएगा, है ना। या तो आप 5 किलो जो है वो व्हीट ले लीजिए या फिर 5 किलो जो है वो यहां पर राइस आप यहां पर ले लीजिए, या आपको प्रोवाइड किया जाएगा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जिसको पीडीएस यहां पर कहते हैं उसके थ्रू। तो ये भी जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है ये आपका बिल्कुल सही है। तो नॉट करेक्ट पूछा गया है, तो नॉट करेक्ट तो दोनों नहीं है ना। तो नाइदर वन नॉट टू जो है ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, दो स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं और उसके बाद यहां पर आपसे ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट हैं जो कि यहां पर आपके करेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, यूरेनियम डिपॉजिट्स आर फाउंड इन द स्टेट ऑफ झारखंड एंड राजस्थान ओनली। यूरेनियम इज मैनेज बाय द स्टेट गवर्नमेंट एज पर द माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1957। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट हैं जो कि यहां पर आपको सही देखने को मिलेंगे। ठीक है, अच्छा एक बात ये ध्यान रखिएगा, एक यहां पर हमारे देश में जो है एक रॉक सिस्टम आपको देखने को मिलेगा जिसको बोलते हैं धारवाड़ रॉक। ठीक है, तो यूरेनियम जो है बेसिकली कहां पर मिलेगा आपको, ये जो धारवाड़ रॉक सिस्टम आपको देखने को मिलेगा उसमें आपको यूरेनियम जो है ये देखने को मिलता है। ठीक है, और उसके बाद यहां पर अगर आप देखोगे तो झारखंड में, जैसे अगर हम यहां पर बात करेंगे तो यहां पर क्या है कि झारखंड में अगर आप देखोगे तो यहां पर एक सिंहभूम कॉपर बेल्ट है। ठीक है, तो मतलब आप ये कह सकते हैं कि झारखंड में सिंहभूम जो यहां पर जगह आपको देखने को मिलेगी, यहां पर आपको देखने को मिलता है। राजस्थान में अगर हम बात करेंगे तो यहां पर अलवर वाला जो एक रीजन यहां पर आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यहां पर जो झुंझुनू है, ठीक है, झुंझुनू, वहां से भी आपको ये देखने को मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो छत्तीसगढ़ में जो है वो दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, महाराष्ट्र में अगर आप देखोगे तो भंडारा जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, भंडारा डिस्ट्रिक्ट में।
और उसके साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश में अगर हम बात करेंगे तो ये कुल्लू जो जिला वहां पर पड़ता है, वहां पर आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद आप ये कह सकते हैं कि जो यहाँ पर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है, ठीक है, वहां पर भी कई रीजन में जो है वो आपको यूरेनियम के रिजर्व जो है वो देखने को मिलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि केवल झारखंड और राजस्थान में ही मिले, बाकी सभी स्टेट्स में भी देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब यहां पर है कि ये स्टेटमेंट जो है ये आपका बिल्कुल गलत है। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम यहां पर बात करेंगे तो इसमें यहां पर क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो मैनेज करता है, मतलब कि ये स्टेट लिस्ट में है क्या? नहीं। तो याद रखिएगा ये सीरियल नंबर 54, ठीक है, सीरियल नंबर 54, और ये आपको लिस्ट नंबर 1 मतलब कि यूनियन लिस्ट में जो है वो आपको ये देखने को मिलता है। तो इसका मतलब यहां पर ये हुआ कि यूरेनियम जो है, ठीक है, वो यहां पर क्या होगा कि मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट के अंदर है। किसके अंतर्गत? माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1957। इसमें स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल गलत हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ना तो पहला स्टेटमेंट सही है ना तो दूसरा। सो नाइदर 1 नॉट 2, ये जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहां पर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। विथ रेफरेंस टू द गोपाल कृष्ण गोखले कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो गोपाल कृष्ण गोखले जी से रिलेटेड यहां पर आपको कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपसे ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट है जो कि यहां पर सही है। पहली बात, ही वॉज अ मेंबर ऑफ द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ही एस्टेब्लिश द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी इन 1905, ही वॉज रिगार्डेड बाई महात्मा गांधी एज हिज पॉलिटिकल गुरु। अब देखिए इसमें से कुछ चीजें जो है वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, जैसे पहली बात अगर हम देखेंगे कि जैसे अगर आप जैसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर आप देखोगे तो इसमें क्या है कि महात्मा गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु जो थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, और उसके बाद यहां याद रखिएगा धर्मात्मा गोखले। ठीक है, महात्मा गांधी जी की एक बुक यहां पर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है धर्मात्मा गोखले। और धर्मात्मा गोखले जो किताब यहां पर लिखी गई है ये गुजराती भाषा में लिखी गई है और डेडिकेटेड किसको है? गोपाल कृष्ण गोखले जी जो हैं उनको यहां पर ये डेडिकेटेड देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इसका मतलब तीसरा वाला जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी जो है, ठीक है, वो आप ये कह सकते हैं वो 1905 में इसकी स्थापना करी गई थी, है ना, फॉर एक्सपेंशन ऑफ इंडियन एजुकेशन। ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ इंडियन एजुकेशन, जो यहां पर भारत की शिक्षा है इसके एक्सपेंशन के लिए सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी जो है उसकी स्थापना 1905 में करी गई थी। मतलब दूसरा स्टेटमेंट भी जो है ये आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करेंगे जो 1899 से लेकर 1902 तक का जो टाइम पीरियड था, है ना, तो ये क्या थे? ये मेंबर थे। ठीक है, मेंबर ऑफ बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल। और उसके बाद आप ये कह सकते हैं कि इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर भी आप देखने को मिलेंगे। मतलब इंपीरियल लेजिस्लेटिव जो काउंसिल है उसके मेंबर ये 1902 से लेकर 1915 डेथ तक जो है ये इसके मेंबर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और मॉरले मिंटो रिफॉर्म जो 1909 में आया था उसमें एक इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था फ्रेम करने में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका मतलब पहला वाला जो स्टेटमेंट है ये भी आपको बिल्कुल सही देखने को मिलेगा। और 1905 का, ठीक है, जो यहां पर आपको बनारस सेशन देखने को मिलेगा इंडियन नेशनल कांग्रेस का, ठीक है, तो ये उसके भी प्रेसिडेंट यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। सो तीनों स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। सो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। दो स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं और आपको ये बताना है कि इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। पहली बात, द इन्फ्लेशन इन इंडिया इज प्राइमरली बेस्ड बाय यूजिंग होलसेल प्राइस इंडेक्स एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, भारत में जो यहां पर महंगाई होती है उसको बेसिकली होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बेसिस पे हम मेजर करते हैं। द मेजरमेंट ऑफ कोर इन्फ्लेशन डज नॉट इंक्लूड द राइजिंग प्राइस ऑफ द फूड एंड एनर्जी सेक्टर, है ना, मतलब कि जो यहां पर कोर इन्फ्लेशन है उसमें यहां पर क्या होता है कि जो राइजिंग प्राइस होते हैं फूड और एनर्जी सेक्टर के उसको यहां पर इंक्लूड नहीं किया जाता। ठीक है, अब यहां पर एक चीज ये ध्यान रखना है कि जब भी मैं इन्फ्लेशन के बारे में यहां पर बात करता हूं तो यहां पर क्या होगा कि प्राइजेस जो है वो यहां पर बढ़ेंगे और वैल्यू ऑफ मनी जो है वो यहां पर कम होगी, है ना, मतलब पहले कोई सामान 10 रुपए में आता था अब 20 रुपए में आने लग गया, तो दाम भी बढ़ गया और वैल्यू ऑफ मनी जो है ये भी आपको कम होती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, अब यहां पर एक बात ये ध्यान रखिएगा कि भारत में जो भी इन्फ्लेशन यहां पर होता है ना, उसको हम दो मेन इंडाइसिस उसके देखने को मिलेंगे। एक तो होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है और उसके बाद यहां पर जो है वो आपको एक
कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स देखने को मिलेगा। होलसेल मतलब होलसेल वाली चीजें यहां पर काउंट की जाएंगी और रिटेल लेवल पे जो प्राइस चेंजेस होते हैं वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे आएगा। तो इसका मतलब पहला जो स्टेटमेंट है ये आपका बिल्कुल सही है। अब उसके बाद यहां पर ये ध्यान रखिएगा कि जो कोर इन्फ्लेशन होता है, ठीक है, तो कोर इन्फ्लेशन में जो भी यहां पर चेंजेस होते हैं गुड्स एंड प्राइजेस के, ठीक है, गुड्स एंड प्राइजेस के जो भी चेंजेस यहां पर होंगे उनको यहां पर कंसीडर किया जाता है। लेकिन इसमें ना फूड और एनर्जी सेक्टर के जो प्राइजेस होते हैं उनको इंक्लूड नहीं करते। ये काफी अच्छा एक स्टेटमेंट है जो आपको यहां पर ध्यान रखना है। और उसको बेसिकली यहां पर इसलिए नहीं करते क्योंकि इनके जो प्राइस होते हैं बहुत ही वोलाटाइल प्राइस होते हैं, है ना, कभी भी ऊपर नीचे यहां पर होते रहते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि हम जो है इनको यहां पर जो कोर इन्फ्लेशन होता है उसमें यहां पर इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो दोनों स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल सही है। सो राइट आंसर हो गया बोथ 1 एंड 2, ठीक है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 3 स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं और आपको यह बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी NFRA वाज कंस्टिट्यूटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। NFRA account is monitored by the Comptroller and Auditor General of India. NFRA cannot undertake investigation of companies which are listed on any stock exchange. तो आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट हैं जो कि यहां पर आपको सही देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह ध्यान रखिएगा कि नेशनल फाइनेंशियल जो रिपोर्टिंग अथॉरिटी है इसकी स्थापना यहां पर कब करी गई थी? ये यहां पर करी गई थी 2018 में बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। भारत सरकार के द्वारा जो है इसकी स्थापना यहां पर करी गई थी। और उसके बाद यहां पर ये याद रखिएगा कंपनीज एक्ट का अगर हम यहां पर सेक्शन देखेंगे तो सेक्शन 132(1) उसके तहत इसकी स्थापना करी गई थी। और बेसिकली यहां पर आप ये कह सकते हैं कि ये एक तरीके का ऑडिट रेगुलेटर है ना। जो भी यहां पर ऑडिट वगैरह होते हैं उनको रेगुलेट करने वाली बॉडी आपको ये देखने को मिलेगी, इसलिए हम इसको ऑडिट रेगुलेटर यहां पर कहते हैं, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। NFRA अकाउंट जो है ये मॉनिटर किया जाता है कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो दूसरा स्टेटमेंट भी जो है ये आपका बिल्कुल सही है ना। और एक बात यहां पर ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर मान लीजिए कि यहां पर ये ऑडिट रेगुलेटर है तो यहां पर लिखा हुआ है कि NFRA कैन नॉट अंडरटेक, तो कैन नॉट नहीं आएगा, ये बिल्कुल अंडरटेक कर सकते हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफ कंपनीज विच आर लिस्टेड ऑन एनी स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, ठीक है। भारत में अगर कोई स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है और आउटसाइड इंडिया, तो यहां पर क्या है कि इन्वेस्टिगेशन वगैरह जो है वो यहां पर इंडिया में भी और भारत के बाहर भी इन्वेस्टिगेशन जो है वो की जा सकती है। तो इसका मतलब तीसरा स्टेटमेंट जो है ये आपका गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है, सो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का हमारे बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, है ना। और उसके बाद इन स्टेटमेंट्स को पढ़कर द अबोव स्टेटमेंट डिस्क्राइब विच ऑफ द फॉलोइंग वेटलैंड्स मोस्ट अप्रोप्रिएटली, है ना। तो चारों स्टेटमेंट आपको पढ़ने और उसके बाद बताना है कि इसमें से कौन से वेटलैंड्स की बात यहां पर जो है वो की जा रही है। पहली बात, इट इज कंसीडर्ड वन ऑफ द लार्ज एंड इंपॉर्टेंट रिवर राइन वेटलैंड इन द ब्रह्मपुत्र वैली ऑफ लोअर आसाम। इट इज कंसीडर्ड एज सम ऑफ द लार्ज congregations of the aquatic birds in Assam during winter. It has been selected as one of the important bird area sites by the WildLife International और it is also designated as a Ramsar site, ठीक है। तो अब यहां पर क्या है कि अब जैसे ही आप इस क्वेश्चन को देखोगे ना तो इसमें सिंपल सी बात यहां पर जो है ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, और इसमें याद रखना कि इसमें जैसे आप यहां पर ये समझोगे, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, जैसे दीपोर बिल हो गया, लोकटक लेक हो गया, रुद्र सागर लेक हो गया, सुर सरोवर, दीपोर बिल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये है दीपोर बिल, ठीक है। तो आप यहां पर ये कह सकते हैं कि ये गुवाहाटी के साउथ वेस्ट में लोकेटेड आपको देखने को मिलेगा और ये एक इंपॉर्टेंट रिवर राइन वेटलैंड है ब्रह्मपुत्र वैली में, लोअर आसाम में देखने को मिलता है ना। और उसके बाद आप ये कह सकते हैं कि माइग्रेटरी जो बर्ड्स होते हैं उनके लिए एक इंपॉर्टेंट साइट है ये, है ना। और बहुत सारे एक्वेटिक बर्ड्स जो है विंटर में यहाँ पर इकट्ठा होते हैं। और उसके बाद वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल के द्वारा इसको एक इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया का भी टाइटल दिया गया और रामसर साइट जो है इसको 2002 में यहां पर डिक्लेयर किया गया है, ठीक है। और बाकी अगर आप देखोगे तो सुर सरोवर जो यहां पर ये है ये उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। लोकटक लेक तो आपके CDS एग्जामिनेशन में ऑलरेडी पूछा गया है, तो ये मणिपुर में है। और रुद्र सागर जो आपको लेक देखने को मिलेगा ये आपको त्रिपुरा में देखने को मिलेगा, ठीक है भाई। तो लोकेशन से भी आप देख सकते हैं कि आसाम में जो है इनमें से केवल एक ही लोकेटेड है और वो कौन सा है, वो है दीपोर बिल। बाकी सुर सरोवर यूपी में है,
लोकटक लेक मणिपुर में है और रुद्रसागर लेक जो है वो त्रिपुरा में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अच्छा आपसे एक क्वेश्चन जो है मैं यहां पर आपसे पूछ रहा हूं कि आप मुझे ये बताइए कि आसाम में टोटल कितनी रामसर साइट्स हैं। ठीक है, आसाम में जो है वो टोटल कितनी रामसर साइट्स जो है वो आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, ये आपको एक क्वेश्चन बताना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे ना आपको इस क्वेश्चन की सिग्निफिकेंस जो है वो यहां पर समझ में आएगी, है ना। तो आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा कि भाई आसाम में टोटल कितनी रामसर साइट्स हैं जो आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, और अगर मैं आपको रामसर साइट्स के बारे में बताऊं तो रामसर कन्वेंशन जो है वो 1971 में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये है रामसर कन्वेंशन जो कि यहां पर आपको देखने को मिल रहा है। और अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि टोटल रामसर साइट्स जो हैं वो यहां पर इंडिया में कितनी हैं, ठीक है, मतलब 2021 में हम बात करेंगे तो टोटल यहां पर रामसर साइट्स आपको जो देखने को मिलेगी वो यहां पर कितनी है, वो टोटल आपको 46 रामसर साइट्स जो हैं वो इंडिया में देखने को मिलेगी। ठीक है भाई, चलिए कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग बैम्बू। ठीक है, तो बैम्बू से रिलेटेड यहां पर कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो कि आपको दिए गए हैं और आपको बताना है कि इन सभी स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट नहीं है। पहली बात, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 was amended in 2017 to remove bamboo from the category of tree. The CSIR has designed an oxygen park at Karnataka with Bima bamboo. ठीक है, मतलब यहां पर क्या है कि आप ये कह सकते हैं कि CSIR जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं हम काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, उन्होंने एक ऑक्सीजन पार्क जो है वो कर्नाटका में बनाया है बीमा बंबू के साथ। और बीमा बंबू इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लांट्स एंड द बेस्ट कार्बन सिंक टू मिटिगेट कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो आप यहां पर ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अभी यहां पर क्या हुआ है कि जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है, ये याद रखना, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 का है, 2017 में इसको अमेंड किया गया और इसके बाद जो है बेम्बू को कैटेगरी ऑफ ट्री से यहां पर हटा दिया गया। अब इसमें क्या हो सकता है कि कोई भी जो है वो कल्टीवेशन और बिजनेस कर सकता है बेम्बू का और उसके प्रोडक्ट का। ठीक है, और इसके लिए यहां पर कोई परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो हमने इसको ट्रीज, क्योंकि ट्रीज काटोगे तो उससे फिर अपराध बढ़ेगा, तो आप यहां पर ये कह सकते हैं कि उसको बेम्बू को ट्री की कैटेगरी से हटाने के बाद जो है आप यहां पर क्या कर सकते हैं कि उसको आसानी से जो है बिजनेस वगैरह कर सकते हो। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत यहां पर नहीं होगी, ये बात आपको बताई जा रही है। ठीक है, तो पहला जो स्टेटमेंट है ये आपका बिल्कुल सही है। अब उसके बाद यहां पर ये याद रखिएगा कि यहां पर क्या हुआ कि जो बीमा बेम्बू वाला चीज आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, इसमें आपको दो तीन चीजें याद रखनी है। पहली बात, इसमें CSIR को हटा दीजिए और कर्नाटका को हटा दीजिए। कर्नाटका की जगह पे आप यहां पर तमिलनाडु लिखिए। ठीक है, और तमिलनाडु में भी मैनचेस्टर ऑफ साउथ है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोयम्बटूर, तो कोयम्बटूर के बारे में यहां पर बात हो रही है। और CSIR ने नहीं किया, इसको बोलते हैं तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने यहां पर डिजाइन किया है क्या, एक ऑक्सीजन पार्क, कहां पर, कोयम्बटूर में, विद बीमा बेम्बू। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पर क्या हुआ कि ये जो है ये आपका स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। बाकी अगर बात करेंगे हम यहां पर, तो ये क्या है कि कार्बन सिंक के लिए जाना जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को थोड़ा कम करेगा, फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लांट भी आपको देखने को मिलेगा। तो तीसरा स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। सो नॉट करेक्ट पूछा गया है तो केवल दूसरा वाला नॉट करेक्ट है। सो 2 ओनली जो है ये इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो गया। चलिए भाई आगे बात करते हैं। अच्छा ये भी याद रखिएगा, बीमा जो है वो बेम्बू की एक वेराइटी है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और आपसे ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड TDB एक स्टैच्यूटरी बॉडी है, मतलब इसको लॉ के तहत यहां पर बनाया गया है। दूसरी बात, TDB प्रोवाइड्स ओनली द टेक्निकल असिस्टेंस टू एंटरप्राइजेस, मतलब इनको केवल टेक्निकल असिस्टेंस यहां पर प्रोवाइड करते हैं जो भी इंटरप्राइजेस वगैरह होती हैं। और TDB कन्फर नेशनल अवार्ड फॉर कंट्रीब्यूशन टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया। ठीक है, तो TDB जो है वो नेशनल अवार्ड भी देता है अगर आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इंडिया में किसी तरीके का कंट्रीब्यूशन यहां पर देते हैं। ठीक है, तो ये बात यहां पर बताई जा रही है। तो देखिए TDB जो है वो एक स्टैच्यूटरी बॉडी है, लॉ के तहत यहां पर बनाया गया है। और एक बात ये याद रखिएगा, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तहत यहां पर ये काम करेगा। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, उसके तहत यहां पर जो है ये काम करता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद यहां पर एक बात ये भी ध्यान रखना है कि जो भी यहां पर मतलब आप ये कह सकते हैं कि इसमें बोला जा रहा है कि TDB जो है वो प्रोवाइड करता है टेक्निकल असिस्टेंस। ठीक है, तो यहां पर ये याद रखिएगा कि TDB जो है वो यहां पर फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो यहां पर प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये फाइनेंशियल असिस्टेंस यहां पर प्रोवाइड करेगा जो भी इंडस्ट्रियल कंसर्न है
और उनकी एजेंसीज को, ताकि जो भी यहाँ पर इंडिजनाइज टेक्नोलॉजीज है उसको थोड़ा सा कॉमर्शियलाइज यहाँ पर किया जाए। तो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, टेक्निकल असिस्टेंस की बात यहाँ पर नहीं हो रही है, तो दूसरा यहाँ पर जो है ये गलत हो गया। और उसके बाद यहाँ याद रखिएगा, एक डे होता है जिसको बोलते हैं हम नेशनल टेक्नोलॉजी डे, ठीक है, नेशनल टेक्नोलॉजी डे। और हम ये कब सेलिब्रेट करते हैं, ये 11 मई को हम सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो भी नेशनल अवार्ड होता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में जिसका कंट्रीब्यूशन होता है, उसको यहाँ पर ये अवार्ड टीडीबी जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड करता है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड। तो ये स्टेटमेंट सही है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। सो 1 and 3 ओनली जो है ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अगली बात करते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके ऊपर ना आप ये कह सकते हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर में जो है वो आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन जो है वो ऑलरेडी पूछा जा चुका है, ठीक है। तो इसमें हम किसके बारे में बात करेंगे, इसमें जो हम यहाँ पर, ठीक है, बात कर रहे हैं यहाँ पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, ठीक है। तो इसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। अच्छा एक बात ये ध्यान रखिएगा, मैं एक चीज और बता देता हूं, 11 मई को ही हम क्यों टेक्नोलॉजी डे सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि 11 मई 1998 को, ठीक है, पोखरण टेस्ट जो है वो यहां पर हुआ था, ठीक है। तो उसी के दिन जो है हम यहां पर क्या करते हैं कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे हमारे देश में सेलिब्रेट करते हैं। तो पहली बात यहां पर बताई जा रही है, पहला, अच्छा इससे रिलेटेड आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताया जा रहा है कि करेक्ट कौन सा है ये बताओ। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम जो है ये सेंट्रल सेक्टर की एक स्कीम है और इसको मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो है वो यहां पर इंप्लीमेंट करती है। द नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ बोथ द राज्यसभा एंड लोकसभा डू नॉट गेट बेनिफिट ऑफ द एमपी लेड स्कीम, ठीक है। तो अब आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट है जो कि सही है। देखिए, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम जो है वो सेंट्रल सेक्टर की एक स्कीम है, ये बिल्कुल सही है। इसको अनाउंस कब किया गया था, ठीक है, इसको अनाउंस किया गया था 1993 में, है ना। और उसके बाद ये इनिशियली जो है ना, इनिशियली आप यहां पर ये कह सकते हैं कि ये एक मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत यहां पर आती थी, लेकिन 1994 में, है ना, इसको मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, ठीक है, उसके तहत यहां पर ले आया गया, है ना। तो आज के टाइम पीरियड पर ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंतर्गत आती है, तो ये यहां पर गलत है। लेकिन इनिशियली जो है वो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जो है उसके अंतर्गत आपको देखने को मिलती थी, ठीक है। अब उसके बाद यहां पर ये ध्यान रखिएगा कि जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, ठीक है, इनको 2.5 करोड़ रुपीस की 2 इंस्टॉलमेंट में पैसे यहां पर दिए जाते हैं, ठीक है। 2 इंस्टॉलमेंट यहां पर होती है, तो टोटल यहां पर कितना हो गया, 5 करोड़ रुपए जो है वो यहां पर इनको प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद याद रखिएगा, इसमें जो भी फंड होता है वो नॉन लैप्सेबल होता है, मतलब अगर आप खर्चा नहीं करोगे पैसा इस साल तो अगले साल वो कैरी हो जाएगा, ठीक है, वो यहां पर जो है वो समाप्त नहीं होगा, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद एक बात ये ध्यान रखना है कि अगर मान लीजिए कि कोई लोकसभा का एमपी है ना, लोकसभा का जो एमपी होगा, ठीक है, उसको जो भी यहां पर कॉन्स्टिट्यूएंसी या जहां पर भी इसको लोकल एरिया पे डेवलपमेंट करवाना है, तो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो है वो कोई एक एरिया जो है वो यहां पर इलेक्ट करेगा, ठीक है। अब उसके बाद जो राज्यसभा के एमपी होते हैं वो अपने स्टेट में कोई भी एक लोकेशन यहां पर ले लीजिए, उसको आप डेवलप करिए, ठीक है। और उसके बाद जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, है ना, तो नॉमिनेटेड मेंबर्स एनीवेयर इन द कंट्री, है ना, मतलब कंट्री में कोई सा भी एरिया आप ले लीजिए, वहां पर क्या करिए कि उस पर्टिकुलर एरिया का डेवलपमेंट करिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि नॉमिनेटेड मेंबर्स जो होते हैं उनको भी इसका बेनिफिट यहां पर मिलता है, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। सो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो यहां पर क्या होगा, ये होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 ओनली जो है ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और अभी कोविड के दौरान जो है ये न्यूज वगैरह में भी था, है ना, तो यूनियन कैबिनेट ने यहां पर क्या है कि टेम्परेरी जो है एमपी लेट को यहां पर जो है 2020-21, है ना, याद रखिएगा 2020-21 और 2021-22, ठीक है, इस पर्टिकुलर टाइम के लिए जो है इसको यहां पर सस्पेंड कर दिया गया है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 2 स्टेटमेंट्स यहां पर दिए गए हैं और आपको यह बताना है कि इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। पहली बात है, Osiris REX is a NASA's first mission to visit a near Earth asteroid. The Osiris REX spacecraft was launched in 2016 for the journey to Bennu asteroid. तो आपको बताना है कि इसका जो आंसर होगा वो यहां पर क्या होगा, ठीक है। तो अभी यहां पर क्या हुआ है कि मतलब आप ये कह सकते हैं कि इसकी 2 साल की जर्नी थी, 2 ईयर की जर्नी थी, है ना। और ये जो है ये एक नासा का स्पेस क्राफ्ट है
जो कि कहां पर गया था, ये एस्ट्रॉइड बेनू के पास गया था और वहां से ये वापस आना यहां पर स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो मतलब आप ये कह सकते हैं कि नासा का ये पहला मिशन है, फर्स्ट मिशन टू विजिट अ नियर अर्थ एस्ट्रॉइड। तो ये आपका बिल्कुल सही है। तो ऑसिरिस REX जो है वो नासा का पहला मिशन है नियर अर्थ, जो भी यहां पर एस्ट्रॉइड होते हैं उसमें, है ना। और उसके बाद यहां पर ये ध्यान रखिएगा कि इसमें अगर हम बात करेंगे तो इसको यहां पर 2016 में यहां पर जो है इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, और इसमें यहां पर जो जर्नी थी, ये बेन्नू जो एस्ट्रॉइड है वहां पर आपको ये देखने को मिलेगा, है ना। इसका बेसिकली जो है ये फुल फॉर्म भी है, जैसे ओरिजिन हो गया, स्पेक्ट्रल इंटरप्रिटेशन, रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन, सिक्योरिटी, रिगोलिथ एक्सप्लोरर। वो उतना ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो बस आप इतना याद रखिएगा कि ये नासा का है और नियर अर्थ एस्ट्रॉइड पे भेजने के लिए ये पहला मिशन था और 2016 में इसको लॉन्च किया गया था। और आप ये कह सकते हैं कि ये बेन्नू जो एस्ट्रॉइड है उसकी जर्नी पर यहां पर गया था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है ये आपकी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सो राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। तो ये थे आज के हमारे टोटल 10 क्वेश्चंस। बाकी आप हमारा डेली न्यूज एनालिसिस का कोर्स यहां पर एनरोल कर सकते हैं। 249 रुपीज में मंथली सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा। न्यूज भी एनालिसिस हो जाएगा, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस हो जाएगा, आपकी एग्जामिनेशन और SSB इंटरव्यू दोनों के लिए काफी यूजफुल है। बाकी आप हमारा SSB प्रिपरेशन का बैच जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। 15 तारीख से स्टार्ट होगा। NDA, CDS, FCAT, INET, TGC, NCC एंट्री, टेरिटोरियल आर्मी सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मैं एक वीडियो की लिंक जो है वो वीडियो के आखिरी में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप इसकी डिटेल देख सकते हैं। डिफेंस मास्टर ऐप को डाउनलोड करके भी आप इसकी जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। इस नंबर पर कांटेक्ट भी आप मुझे कर सकते हो, तो सारी जानकारी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग। लगे रहो, एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच, जय हिंद।